हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पैक्टा सुन सर्वेंडा, और इसके साथ हम इसका इम्पॉर्टेंट केस लॉ भी देखेंगे जो कि है न्यूक्लियर टेस्ट केस। ये आपके यूपी जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्या बात करता है ये पैक्टा सुन सर्वेंडा। अगर हम देखें पैक्टा सुन सर्वेंडा ये कहाँ से लिया गया है, ये वन ऑफ द लैटिन टर्म है। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग है एग्रीमेंट मस्ट बी कैप्ट। मीन्स स्टेट्स को एक एग्रीमेंट जो पार्टीज के बीच में होता है, मीन्स स्टेट्स के बीच में होता है। यहाँ हम इंटरनेशनल लॉ में कंट्रीज को स्टेट्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो स्टेट्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है वो उन्हें रखना होता है। ठीक है, ये जो है पैक्टा सुन सर्वेंडा, यहीं से 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है प्री में कि ये टर्म किसने करा था। ये टर्म जो कॉइन किया था ये ह्यूगो ग्रोशियस ने किया था। तो अगर हम बात करें ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लॉ का कि दो स्टेट्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट है तो यहाँ पे स्टेट्स की ड्यूटी बनती है कि उन्हें वो गुड फेथ के अंदर क्या करना होगा, फुलफिल करना होगा। फिर यहीं से ये जुड़ जाता है वियना कन्वेंशन से। मीन्स इसके जो भी हम प्रोविजंस देखेंगे वो वियना कन्वेंशन से क्या करेंगे, डील करेंगे कि वियना कन्वेंशन में इसके रिगार्डिंग क्या है। तो यहीं से प्री का क्वेश्चन आ जाएगा वियना कन्वेंशन में कौन से आर्टिकल में इस एग्रीमेंट की बात की गई है, तो वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। अगर हम बात करें प्रोविजंस की, तो प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ पर हम 3 प्रोविजंस लेंगे, आर्टिकल 18, आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 27। आपको ये भी याद रखना है आर्टिकल के साथ कि आर्टिकल्स है कहाँ के, ये है वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969। यहीं से प्री का एक सेकंड क्वेश्चन निकल जाता है कि आपसे कितनी बार क्या है ये जो कन्वेंशंस हैं इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है कि इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। आप तभी लगाओगे जब आपको इनका ईयर याद होगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो वियना कन्वेंशन है जहां से ये आर्टिकल्स लिए हैं ये कहाँ के हैं, 1969। और ये भी पूरा याद रखना ये कौन है, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969। अब देखते हैं इसके प्रोविजंस की बात करते हैं। अगर हम इसके प्रोविजन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले इसका प्रोविजन आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है कि स्टेट्स आर आस्क्ड to refrain from doing acts which would hamper the outcome of the treaty। इसका मतलब ये कहता है कि स्टेट्स को कहा जाता है कि वो रिफ्रेन करें, ऐसा कोई एक्ट जो क्या कर रहा है, रिफ्रेन कर रहा है, उन्हें रोक रहा है कि वो कोई ऐसा एक्ट ना करे जिससे कि जो भी ट्रीटी का आउटकम आना है वो हैम्पर हो। इसका मतलब स्टेट्स को ऐसा कोई एक्ट नहीं करके चलना जिससे कि उनकी कोई भी ट्रीटी क्या हो रही है, हैम्पर हो रही है, कोई भी अवॉइड हो रही है, जो कि डील करता है आर्टिकल 80। फिर क्या बात करता है आर्टिकल 26 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि एवरी ट्रीटी इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज एंड मस्ट परफॉर्म्ड इन गुड फेथ। कि जितनी भी ट्रीटीज हैं वो क्या हैं, एक तरीके से बाइंड कर रही हैं किसे, पार्टीज को, और उन्हें परफॉर्म करना होगा किसके अंदर, गुड फेथ के अंदर। यहाँ पर ये जो टर्म है गुड फेथ अपने आप में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब भी पार्टीज ने कोई एग्रीमेंट कर लिया है तो वो उन्हें परफॉर्म करके चलना होगा गुड फेथ में। यही प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से आर्टिकल में ये पैक्टा सुन सर्वेंडा को बताया गया है। तो इसी आर्टिकल में बताया गया है कि कोई भी अगर ट्रीटी पार्टीज ने करी है तो उन्हें परफॉर्म करना होगा किसके अंदर, गुड फेथ में इन्हें परफॉर्म करना है। ये भी हमें वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 बताता है। ठीक है, अब जो बात करता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वो है आप पॉज कर दो एक बार। ठीक है, तो आर्टिकल 18 हुआ वियना कन्वेंशन का 1969। आर्टिकल 26 हो गया जो मैंने अभी आपको बताया प्री में पूछा जाता है। फिर आता है आपका आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है वियना कन्वेंशन का, वो ये कहता है कि कोई भी स्टेट डिफेंस नहीं ले सकती अपने डोमेस्टिक लॉज का कि ये मुझे प्रिवेंट कर रहा है टू एक्ट। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी जो स्टेट है वो ये डिफेंस लेके नहीं आ सकती कि मेरे डोमेस्टिक लॉज में ये है, इस वजह से मैं इस ट्रीटी को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब आप उस ट्रीटी का वॉयलेशन नहीं कर सकते, एक ये फंडामेंटल इंटरनल लॉज के ग्राउंड पे आपको उन्हें फुलफिल करना होगा, और जो आपकी इंटरनल फंडामेंटल ग्राउंड है वो इनवैलिड डिक्लेयर होगा।
इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है वो सुपीरियर है कंपैरेटिवली आपके डोमेस्टिक लॉ से। तो ये तीनों प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 18, आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 27 ऑफ वियना कन्वेंशन 1969। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि अब कोई भी पार्टीज के बीच में कोई भी एग्रीमेंट होता है उन्हें वो फुलफिल करके चलना है, वो उन्हें मानना है, वो उनके ऊपर एक ऑब्लिगेटरी फोर्स है। ठीक है, तो अब हम जब भी कोई चीज़ को ऑब्लिगेशन की तरह पढ़ते हैं तो अब हमें उसके रिगार्डिंग कुछ एक्सेप्शंस को भी तो देखना पड़ेगा। तो जो उसके एक्सेप्शंस हैं, तो उसका जो सबसे पहला एक्सेप्शन आ जाता है वो है इनवैलिड ट्रीटी। वो क्या कहता है कि अगर कोई भी ट्रीटी इनवैलिड है, मींस इनवैलिड, अगर हम अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से डील करें, वहाँ पे हमने पढ़ा था अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोर्जन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बेसिस पे होता है तो वो वॉइडेबल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ बोली है, अगर कोई भी ट्रीटी हमने जो साइन करी है वो किस बेसिस पे करी है, फ्रॉड हो रहा है या फिर फ्रॉड के बेसिस पे करी है, या आपसे किसी ने ज़बरदस्ती कोर्जन में आके वो ट्रीटी करवाई है, या फिर कोई भी वॉयलेशन हो रहा है किसका, जस कोजेंस। मैं यहाँ पे दोबारा बोल रही हूँ, यहीं पर पूछ लेते हैं जस्ट कोजेंस क्या है। ये प्रीएम्प्टरी कस्टमरी लॉज हैं। कितनी बार एमसीक्यू में यही पूछ लेते हैं व्हाट इज जस्ट कोजेंस। तो जस्ट कोजेंस क्या होते हैं कि जो ये प्री एम्प्टरी नॉर्म्स होते हैं, जैसे हमारे डोमेस्टिक लॉज में कस्टम्स होते हैं, ऐसे इंटरनेशनल लॉ में जो प्री एम्प्टरी नॉर्म्स होते हैं उन्हें फुलफिल करना होता है। तो अगर इनका वॉयलेशन होता है तो उस ग्राउंड पे हम ट्रीटी को क्या मानेंगे, इनवैलिड मानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई भी ट्रीटी इनवैलिड है, इनमें से कोई सा भी ग्राउंड है, चाहे वो फ्रॉड है, कोर्जन है या जस्ट कोजेंस का वॉयलेशन है, तो ये हम क्या मानेंगे कि हमारी जो यहाँ पे ट्रीटी है वो क्या है, इनवैलिड है, और हमें यहाँ पर वो जो हमारा प्रिंसिपल है पैक्टा सुंट सर्वेंडा वो एप्लीकेबल नहीं होगा एज पर आर्टिकल 53। कौन सा है ये आर्टिकल 53? किसका है? वियना कन्वेंशन का है। वियना कन्वेंशन का ईयर क्या है, मैं बार बार रिपीट इसलिए करूँ जिससे कि अभी आपको इस वीडियो में लर्न हो जाएगा। वियना कन्वेंशन 1969। क्लियर? तो फर्स्ट हमें क्लियर हो गया। अब जो सेकंड बात करता है वो बात करता है रेबस सिक स्टैंडिबस। ये भी थोड़ी फैंसी सी लैटिन मैगजीन है सॉरी। ये क्या कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है ये अलाउ कर रहा है कि हम अपनी ट्रीटी को सस्पेंड कर सकते हैं या टर्मिनेट कर सकते हैं अगर कोई भी फंडामेंटल चेंज होता है। जैसे हम अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं कि अगर कोई भी चेंज आता है, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा है ना, तो जैसे कोई भी चेंज आता है, तो अगर कोई भी चेंज आया है हमारी किसके अंदर, ट्रीटी के अंदर, अगर कोई भी चेंज है जो कि कैसा चेंज है, वो फंडामेंटल चेंज है, तो भी हम उसको फुलफिल नहीं करेंगे। इट मींस वो कंट्री, वो स्टेट क्या है, बाउंड नहीं है टू फॉलो दैट ट्रीटी एज पर आर्टिकल 62 ऑफ वियना कन्वेंशन एक्ट 1969। मींस अब प्रिंसिपल अगर कोई अलाउ कर रहा है ट्रीटी को कि वो टर्मिनेट हो रही है, सस्पेंड हो रही है, क्योंकि वहां पर कुछ फंडामेंटल सर्कमस्टांसेस आ गए जिसकी वजह से वो चेंज हो रही है, तो भी क्या है, वो हम ट्रीटी फुलफिल नहीं करेंगे। और ये कहता है रेबस सिक स्टैंडिबस। क्लियर? फिर जो हम अपनी नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड एक्सेप्शन की बात करते हैं, वो है यूनिलेटरल टर्मिनेशन। यूनिलेटरल का मतलब क्या हो गया, बायलेटरल इज दोनों साइड से हो गया, फ्रॉम बोथ साइड्स, यूनिलेटरल फ्रॉम वन साइड। वो ये कहता है कि जो स्टेट है वो यूनिलेटरली टर्मिनेट नहीं कर सकती ट्रीटी अनलेस द ट्रीटी एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड सच एन ओपिनियन। मीन्स यहाँ पर आप क्या है, अगर आपने जैसे मान लो कोई स्टेट ने करा है, अगर कोई स्टेट ने एग्रीमेंट करा है और उसमें उन्होंने प्रोविजन भी डाला है कि हाँ हम यूनिलेटरली भी कर सकते हैं, तो उस केस में भी क्या है, आप बाउंड नहीं होंगे। मीन्स आप बाउंड नहीं हो, आप उस ट्रीटी को क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, अगर आपकी उसमें क्या है, प्रोविजन मेंशन है। क्लियर हो गया? तो हमें समझ में आ गया पैक्टा सुंट सर्वेंडा क्या है, एग्रीमेंट मस्ट बी कैप्ड, कि स्टेट्स के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट है उन्हें वो फुलफिल करना है। फिर हमने उसके क्या पढ़े, 3 एक्सेप्शंस पढ़े, जिसमें इनवैलिड ट्रीटी पढ़ा, रेबस सिक स्टैंडिबस पढ़ा, यूनिलेटरल टर्मिनेशन पढ़ा। अब हम जो अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसी के साथ जो इसके केस लॉ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के केस लॉज भी आ जाते हैं कि आपको इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करो, या इस केस का इस मैगजिम से कैसे लिंक है। इस मैगजिम में देखो, इस
मैक्सिम में जो मेन कीवर्ड है वो है गुड फेथ या यूनिलेटरल टर्मिनेशन। तो कितनी बार ऐसे ही पूछ लेते हैं केस लॉ के साथ कि गुड फेथ कौन सी मैक्सिम से लिंक है। तो अब जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं अपना न्यूक्लियर टेस्ट केस देखेंगे कि न्यूक्लियर टेस्ट केस हमारा क्या है। अब अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर टेस्ट केस की, तो यहाँ पे दो स्टेट्स की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस फ्रांस और न्यूजीलैंड वर्सेस फ्रांस की। मींस यहाँ पे दो कंट्रीज ने फ्रांस के ऊपर क्या करा था, केस फाइल करा था। अब इसके हम देखते हैं इशू एक्चुअली क्या हुआ था इस केस के अंदर। अब हम पढ़ते हैं इसके इशू क्या हुए थे इस केस में। अगर हम देखें कि फर्स्ट इशू ये हुआ था, जो फ्रांस था वो क्या कर रहा था, कंडक्ट कर रहा था एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट को। फ्रांस ने क्या करा था, एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट उसने किया था फ्रांस ने, कि मैं एक एटमॉस्फेयर में ये न्यूक्लियर्स का क्या कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा है, ठीक है। और वो जो ये टेस्ट कर रहा था वो कहाँ पे था, वो था साउथ पैसिफिक ओशन में टेस्ट कर रहे थे। तो ये साउथ पैसिफिक ओशन में ये टेस्ट हो रहा था, ठीक है, समझ आ गया। अब क्या आया, जब ये टेस्ट हो रहा है वो भी न्यूक्लियर हो रहा है, इससे क्या रेज हुआ कि हमारा क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट हो रहा है। उस टाइम पे एनवायरनमेंट कंसर्न आया कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। तो इशू समझ में आया कि सीधा सीधा जो ये फ्रांस है, फ्रांस क्या कर रहा था, एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, कहाँ पर, साउथ पैसिफिक ओशन में, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, इफेक्ट हो रहा था, हमारी हेल्थ खराब हो रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया, हमने पढ़ा दो स्टेट्स थी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने, दोनों ने क्या करा, केस फाइल करा कि किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर केस फाइल करा कि जो फ्रांस है उससे पे वो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, हमारा बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। और ये जो केस उन्होंने फाइल करा वो कहाँ करा, ICJ में ये केस फाइल हुआ, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस फाइल हो गया, ठीक है। जब ये ICJ में ये वाला केस चला गया कि अब ये मैटर उठा है, फिर अब क्या होती है, प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। प्रोसीडिंग जो स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, हमने देखा कि दोनों ने केस फाइल कर दिया। तब ICJ ने कहा किसे, फ्रांस को, कि आप ये जो टेस्ट है इसको रोको, ये जो टेस्ट आप कर रहे हैं इसको बंद करो, ये टेस्ट नहीं करना है क्योंकि इससे हमारा बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर क्या आया इसके अंदर, इसमें प्रोविजनल मेजर आए कि फ्रांस ने आगे से क्या बोला, जब ICJ ने बोला कि फ्रांस आप टेस्ट बंद करो, तो क्या आया, फ्रांस ने कहा कि ICJ के पास तो सॉरी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ICJ के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, और उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा। फिर क्या हुआ, कोर्ट का डिसीजन आता है, कोर्ट ये कहती है कि जो फ्रांस है उसको ये मानना होगा, और फ्रांस ने फिर पब्लिकली ये डिक्लेयर करा कि ठीक है, मैं ये जो टेस्ट है वो रोक दूंगा। देखो पब्लिकली डिक्लेयर करा तो इसका मतलब वो उस ट्रीटी के अंदर आ रहा है कि अब उसे ये एग्रीमेंट मेंशन करना होगा। और उसने क्या करे, जो टेस्ट थे वो भी क्या कर दिए, बंद कर दिए, उसने टेस्ट करने बंद कर दिए और अंडरग्राउंड टेस्टिंग अपनी स्टार्ट रखी। अब इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, जो ये फ्रांस ने अपनी स्टेटमेंट दी कि मैं अब जो टेस्ट है वो बंद कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, तो ये उसने क्या दिया है, यूनिलेटरल कमिटमेंट दिया है। उसने क्या दिया, ये यूनिलेटरल कमिटमेंट दिया, और अब वो क्या हो गया है, सीज हो गया है कि वो अपने जो कमिटमेंट है, जो उसने ट्रीटी साइन करी है, वो उससे बाउंड है। और कोर्ट ने यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई करा, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, जो कि हमारा किसके अंदर डिस्कस है, पैक्टा सुन सर्वेंटा के अंदर डिस्कस है। तो क्लियर हुआ आपको ये केस लॉ भी। अब आपके लिए दो क्वेश्चन है जो आपको मुझे कमेंट में बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ वियना कन्वेंशन जो लॉ ऑफ ट्रीटी है पैक्टा सुन सर्वेंटा वो कॉडिफाइड है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो स्टेट है क्या वो विड्रॉ कर सकती है ट्रीटी को अंडर पैक्टा सुन सर्वेंटा, कौन से ग्राउंड पे, फाइनेंशियल डिफिकल्टी के ग्राउंड पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर और एनी अगर कोई डाउट है तो आप इसमें वीडियो में कमेंट करें। ओके, थैंक यू।